नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। बंगबंधु शेख मुजीब के घर पर चला बुलडोजर। बांग्लादेश का इतिहास नहीं मिटा पाओगे, शेख हसीना ने कहा। मैं जिंदा हूं तो कुछ तो मकसद होगा, शेख हसीना का बड़ा बयान। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। शेख मुजीबुर रहमान के घर पे बुलडोजर चला, उससे पहले आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ उसमें हुई। उसी वक्त शेख हसीना ने भी कहा कि मैं जिंदा हूं तो कुछ तो मकसद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। बंगबंधु शेख मुजीब रहमान के घर पर चला बुलडोजर। बांग्लादेश का इतिहास नहीं मिटा पाओगे, शेख हसीना का बड़ा बयान। मैं जिंदा हूं तो कुछ तो मकसद होगा। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगबंधु शेख मुजीब के घर पर चला बुलडोजर। बांग्लादेश का इतिहास नहीं मिटा पाओगे, मैं जिंदा हूं तो कुछ तो मकसद होगा। जल्दी से अलग अलग तस्वीरें रूप अल्फा आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। घर में उपद्रवियों ने आग लगाई। देखिए, ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घर, जिनके घर आग लगाई गई और उपद्रवी वहां पर पहुंचे। और मोहम्मद यूनिस के आने के बाद से कट्टरपंथी ताकतें लगातार हावी होती जा रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के इतिहास को ही मिटा देना चाहते हैं ये कट्टरपंथी। देखिए, अगली तस्वीर प्ले करिएगा। घर में तोड़फोड़ भी की गई। बुलडोजर से घर पर उनके बुलडोजर चलाया। शेख मुजीब के घर पर चला बुलडोजर। देखिए तस्वीरें, देखिए आप। कभी ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, उनका घर था, लेकिन आज देखिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के आने के बाद से चरमपंथी ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत हुई हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर दीजिएगा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ की गई। दरअसल अवामी लीग आज प्रदर्शन करने वाली थी और उससे एक दिन पहले रात को ही शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ की गई। अवामी लीग सड़क पे उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़, आग के हवाले इस घर को कर दिया गया। और कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत होती बांग्लादेश में और बांग्लादेश के इतिहास को ही मिटाने पर तुले हैं। इसी बीच शेख हसीना ने बड़ा बयान भी दिया। अगर अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद भी जिंदा रखा है तो कुछ तो जरूर काम मैंने करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात देती। ये बड़ा बयान आया है शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश का, कि अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद जिंदा रखा तो कुछ जरूर काम करना होगा। चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, तस्वीरें आपने भी देखी, दर्शकों को भी हमने दिखाई। एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़की। शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ दिया गया, आपके हवाले कर दिया गया। और 1971 में भी जब पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा कत्लेआम मचा दिया था, उसके बावजूद भी इस घर को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन मोहम्मद यूनिस के इशारे पर क्या बांग्लादेश के इतिहास को
मिटा देना चाहते हैं कट्टरपंथी। और दूसरा पॉइंट जो समझाइएगा, जब शेख हसीना कहती हैं कि मैं अगर जिंदा हूं या मुझे जिंदा खुदा ने रखा है, तो इसका मतलब कुछ तो अभी होना बाकी है। देवनाथ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आप तक आवाज आ रही है? चल चलिए, मैं सर आपके पास लौटता हूं, एक और बड़ी खबर हम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। कोई टेक्निकल इशू आ गया है, लेकिन तब तक एक बार बड़ी खबर। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बड़ा बयान, गजा को फिर बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। गजा पर कब्जा कर रिजॉर्ट बनाने का है प्लान, फिलिस्तीन के साथ बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद बिन गजा पर कब्जा कर रिजॉर्ट बनाने का प्लान, फिलिस्तीन के साथ बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान का भी बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बड़ा बयान सामने आया। गजा को फिर से बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। गजा पर कब्जा कर रिजॉर्ट बनाने का प्लान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, और इसी को लेकर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं काफी एग्रेसिव, काफी गुस्से में। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने नाराजगी जताई है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है बुधवार को। गजा, हमास, ईरान पर चर्चा की जाती है। ये तीन अहम पॉइंट थे। गजा का क्या होगा, हमास अगर फिर पनपता है तो उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, और हिजबुल्लाह, हुती, हमास के पीछे की जो ताकत है ईरान की, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इन तीनों ही मुद्दों पर अहम चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच। गजा पर अमेरिका करेगा कंट्रोल, ये ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से कि आप टेंशन ना लीजिए, गजा पर अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी ताकि लोग गजा के इतिहास को देखें, और मिडिल ईस्ट ने इस पर चिंता जताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इजिप्ट को, लेबनान को, दूसरे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन्हें, जो गजा में लोग हैं, फिलिस्तीन के जो लोग हैं गजा में, उन्हें लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो इन लोगों को ले लें तो गजा का एक विकास किया जाएगा, उसे एक रिजॉर्ट सिटी में बदला जाएगा, और अमेरिका यहां पर कंट्रोल करेगा, और जो लोग छोड़ के जाएंगे उनके रहने के लिए, उनके बसने के लिए अमेरिकी प्रशासन पूरी मदद करेगा। लेकिन इसके लिए लेबनान को या इजिप्ट, सऊदी को, यूएई को, कतर को, इन तमाम देशों को आगे आना होगा। ये यहाँ के लोगों के लिए एक पहल करें, और उसके बाद जो है अमेरिका पूरे गजा को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके इस बयान पर जबरदस्त विरोध सामने आया, खासकर सऊदी अरब की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या वाकई में गजा में एक रिजॉर्ट सिटी बनाई जा सकती है? क्या पूरे गजा के ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है? और जो वहां पर लोग हैं, क्या वाकई में वो इजिप्ट या लेबनान की तरफ जाना पसंद करेंगे? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। जी देवनाथ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ओके सर, एक बड़ा बयान नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद सामने आया। ट्रंप कह रहे हैं कि गजा में तो मैं रिजॉर्ट सिटी बना दूंगा, बस लेबनान और इजिप्ट थोड़ा सा यहाँ के लोगों को अपने यहाँ बसा लें। तो मिडिल ईस्ट में इस बयान पर नाराजगी भी जताई गई, और कितनी पॉसिबिलिटी है, और क्या वाकई में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस बार थोड़े से हटकर हैं, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप गंभीर हैं गजा को लेकर? सब
राजेश, जहां तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात है और रूल बेस्ड वर्ल्ड की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान आया है काफी हास्यास्पद है। गौरतलब बात है कि यूनाइटेड नेशन ने बार बार ये प्रस्ताव पास किया हुआ है कि गजा की जमीन जो है वो सिर्फ फिलिस्तीन के अरब लोगों की है। वहां अब उनकी वो अपने दादा दादी नाना नानी के जमाने से सैकड़ों साल से वहां रह रहे हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन सबको वो इजिप्ट में भेज देंगे या सऊदी में भेज देंगे, जॉर्डन में भेज देंगे या कहीं पे भी भेज देंगे। देखिए, ना इजिप्ट, ना सऊदी, ना जॉर्डन इन रिफ्यूजीज को लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इजराइल तो चाहता ही ये है। इजराइल तो चाहता ही ये है कि जितने भी अरब लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं जो कि इजराइल के अंदर गजा में हैं या शायद वेस्ट बैंक में हैं, इजराइल तो चाहता ही है कि उनको निकाल बाहर किया जा सके। यही कोशिश तो इजराइल 1947-48 से कर रहा है। जी। एक और चीज है जो कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि यूरोप के जितने देश हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और तो और ऑस्ट्रेलिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की निंदा की है, विरोध जताया है। और अब आस्ते आस्ते ऐसा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो सपोर्टर्स हैं, ना सिर्फ अमेरिका के डेमोक्रेट्स वरन उनके जो रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव से सहमति नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन 23 लाख विस्थापित लोगों को कौन कहां पर कैसे भेजेंगे। अगर ये सनई में भेज दिए जाते हैं तो वहां कहाँ जी। रहेंगे? तंबुओं में। अगर इनको जॉर्डन में भेज दे देते हैं, वहां कहाँ रहेंगे? खुले आसमान में तंबू के नीचे। सऊदी ने तो एकदम ही मना कर दिया कि वो एक भी रिफ्यूजी को अपने यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि इन रिफ्यूजियों का जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से उनका हक है कि वो गजा में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। हाँ, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी इसराइल को देनी चाहिए, जी। देनी चाहिए। जी राजेश। जी बिल्कुल। एक बड़ी अहम बात कही कि सऊदी अरब ने मना कर दिया इन रिफ्यूजी को लेने से, लेकिन सच्चाई ये भी है सर कि मिडिल ईस्ट के देश, चाहे वो लोग अफगानिस्तान से निकले, पाकिस्तान से निकले, लीबिया से निकले या फिर इजिप्ट से, यहाँ से गजा से निकले, मिडिल ईस्ट के देश इनको लेने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि हमने देखा है कि यूरोप अपने दरवाजे बेशक खोल देता है। लेकिन मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर आया सामने। बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे, शरीफ बोले। पीओके के प्रधानमंत्री बोले कश्मीर में भेजेंगे आतंकी, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा कश्मीर, जनरल मुनीर का बड़ा बयान। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा फिर आया सामने। बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे, पीओके के प्रधानमंत्री बोले कश्मीर में भेजेंगे आतंकी, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा कश्मीर, जनरल मुनीर का बड़ा बयान। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पीओके के प्रधानमंत्री अनावरुल हक की धमकी, भारत के अंदर भेजेंगे आतंकी। जम्मू कश्मीर के चुनाव को उन्होंने दिखावा करार दिया। जनरल मुनीर भी पहुंचे थे पीओके। कश्मीर एक दिन आजाद होगा, जनरल मुनीर की अभी भी ये ख्वाहिश है और एक ख्वाहिश शायद ख्वाहिश रहेगी। पीएम शहबाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान, बातचीत से कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे। इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चल रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस प्रकार से तीन बयान, एक बयान पीओके के प्रधानमंत्री का अनवरुल हक का जो कहते हैं कि भारत के अंदर हम आतंकी भेजेंगे, और वहीं पर जनरल मुनीर भी थे, वो कहते हैं कि हम जबरदस्ती जो है कश्मीर को लेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उनके वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। सर राजेश, ये तीनों जो हैं ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये हास्यास्पद भी है। ये दिखाता है कि ये तीनों के तीनों जो हैं, जो कि दावा करते हैं कि वही पाकिस्तान को चला रहे हैं, पीओके के चला रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि जमीन कहां पर है। हाँ, मैं आपको बता दूं, जहां तक भारत की आवाम है, हमारी सरकार है
और हमारी हिंदुस्तान के जेएनके के लोगों की बात है। हमको मालूम है कि पीओके के लोग एक दिन भारत के साथ एकीकृत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज भी अगर आप पीओके में जाइएंगे तो वहां के जो लोग हैं वो कितने फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं। जब पीओके के जो लोग हैं वो भारत के कश्मीर को देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ डेवलपमेंट नजर आती है, खुशनुमा माहौल नजर आता है। हमारे कश्मीर में वैली में, कश्मीर वैली में अगर आप जाएंगे, दूर दराज के गांवों तक सड़कें बन गई हैं, वाईफाई लग गया है, अस्पताल खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। डेवलपमेंट के लिए वहां पर भारत सरकार छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रही है। जब पीओके के हमारे भाई इस चीज को देखते हैं तो वो कई बार दिल ही दिल में कह जाते हैं कि काश वो भी भारत के कश्मीर के साथ मिल सकते। और ऐसा एक दिन राजेश होने वाला है। पीओके से ही आवाज उठेगी कि वो भारत के कश्मीर में अपने भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ, भारत सरकार इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, मदद करेगी। जी चलिए, उम्मीद हमें भी यही है कि जल्द से जल्द ये हो। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले जरदारी। चीनी नागरिकों पर हमले से गुस्सा हैं जिनपिंग, बलूचों के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के दौरे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात। चीनी नागरिकों पर हमले से गुस्से में जिनपिंग, बलूचों के निशाने पर हैं चीनी नागरिक। चीन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, बीजिंग में पाक राष्ट्रपति जरदारी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। जरदारी ने जिनपिंग को दी सफाई, चीनी नागरिकों पर हमले का मुद्दा बहुत अहम इस वक्त पाकिस्तान चीन के रिश्तों के बीच। पाक में सेना तैनात करना चाहता है चीन, और ये जरदारी के सामने बात शी जिनपिंग ने साफ तौर पे रख दी है कि आपकी सेना हमारे नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, सीपैक की रक्षा नहीं कर पा रही है। पाक में फेल होता जा रहा है बीआरआई, या कहें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ सर, लंबी बातचीत हुई है जिनपिंग और जरदारी के बीच, और जिनपिंग ने जोर देकर कहा है कि आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीपैक बीआरआई को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारी वहां पर जो आर्मी है वो तैनात हो और वो हमारे लोगों की रक्षा करे। किस प्रकार से जरदारी की बीजिंग की विजिट को आप देखते हैं सर? राजेश, असल में जरदारी की जो विजिट है ये समझना पड़ेगा कि वो वहां पर शी जिनपिंग से माफी मांगने गए हैं। इसलिए माफी मांगे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की जो सुरक्षा तंत्र है वो पाकिस्तान के जो सीपैक प्रोजेक्ट का एरिया है, गौदार से लेके पीओके तक, वहां पर चीन के जो नागरिक हैं, चीन के जो इंजीनियर्स और मैनेजर्स और चाइनीज वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। चीन लगातार पाकिस्तान को ये प्रपोजल दे रहा है पिछले एक साल से कि पाकिस्तान चीन को 3 डिवीजन यानी 30,000 पीएलए के ट्रुप्स पाकिस्तान में डिप्लॉय करने की परमिशन दे। अब पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है, लेकिन पिछले महीने ही खबरें आई हैं कि अभी फिलहाल चीन से 300 पीएलए के जो ट्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में गए हुए हैं, पाकिस्तान के ट्रुप्स पर कंट्रोल रखने के लिए और पाकिस्तान की जो फौजी हैं उनको ये सिखाने के लिए कि आतंकवादियों से सीपैक कॉरिडोर का एरिया किस तरह से सेफ रखा जाए। शी जिनपिंग की एक मजबूरी है, पाकिस्तान उनको चाहिए, क्योंकि बीआरआई ब्रिक एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने पाकिस्तान में करीबन $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपना डुबा रखा है और चीन को ये रास्ता चाहिए। चीन के शंघाई प्रोविंस से पीछे होते हुए जो रास्ता जाता है ये गौदा तक जाता है। चीन बहुत उम्मीद कर रहा है कि अगर फाइनली एक दिन मामला स्टेबल हो जाएगा तो चीन को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा पश्चिम एशिया को और यूरोप तक जाने का।
तो शी जिनपिंग किसी तरह से पाकिस्तान को टॉलरेट कर रहे हैं मजबूरी में। जी ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव। डिनर होस्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम के लिए। भारत के साथ व्यापार घाटा कम करेंगे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के साथ व्यापार घाटा कम करेंगे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप और मोदी की मुलाकात संभव। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए। अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। 12 फरवरी को अमेरिका होंगे रवाना। फ्रांस में एआई समिट के बाद जाएंगे अमेरिका। 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात संभव है। पीएम मोदी ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। व्यापार घाटा कम करना चाहते हैं ट्रंप, और इस घाटे को कम करने के लिए अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है। 2 से 3 यहां पर डिफेंस डील सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, और हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 3 डील मुझे साफ तौर पर यहां पे दिखाई पड़ रही है। फ्रांस के साथ राफेल एम को लेकर चर्चा हो सकती है, डील हो सकती है। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर भी बातचीत चल रही है, और अमेरिका से F-35। कितनी पॉसिबिलिटी है सर कि राफेल एम पर इस बार मोहर लग जाए सर? और उसके बाद मैं F-35 पे आता हूं। हाँ राजेश, प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस में रहेंगे तो जाहिर बात है राफेल एम पर बात होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेवी को राफेल एम चाहिए, जल्दी से चाहिए। करीबन 26 आने हैं। दिक्कत ये हो रही है कि इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इनमें से उड़ाने के लिए फाइटर विमान जो है नेवी का फिलहाल सिर्फ MiG-29K है। और अभी उनमें से बहुत कम, महज 10 या 8 ही ऑपरेशनल हैं। दिक्कत ये आ रही है कि राफेल एम जब इंडिया में आएगा तो भारत सरकार फ्रांस से यह करार साइन करने की कोशिश कर रही है कि राफेल एम की जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं वो इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ कंबाइन करके एक PPP मॉडल में भारत में ही एक मेजर रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए। तो जी ये छोटी डिटेल्स हैं। इस बार सफलतापूर्वक ये डील साइन हो जाएगा। जहां तक अमेरिका की बात है, डिफेंस पॉइंट की बात है, इंडियन एयरफोर्स और HAL को बहुत जल्दी ही तेजस मार्क 1A और तेजस जी मार्क 2 के लिए F404 इंजन, और बाद में AMC के लिए F414 इंजन चाहिए। पूरा का पूरा दारोमदार इससे कहा हुआ है कि अमेरिका करेगा। हाँ, फिलहाल एक वादा उन्होंने किया है कि मार्च के अंत तक इन इंजन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन मामला जरा पेचीदा है, क्योंकि भारत चाहता है कि लॉन्ग टर्म में अगले कुछ साल के अंदर ही अमेरिका जी सर, लेकिन चलिए F414 नजर और रिपेयर एंड ओवरऑल 414 इंजन, मेंटेनेंस सुविधा है 404 इंजन वो अमेरिका भारत प्रोडक्शन को दे, लेकिन लाइन सबसे बड़ा भारत सवाल नहीं यह है कि क्या खोलती। ट्रांसफर तो ऑफ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के लिए, जी सर जी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए क्या अमेरिका तैयार होगा, डोनाल्ड ट्रंप तैयार होंगे? क्योंकि पिछले 3 साल से जब जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तब तब हम यही उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 414 404 इंजन भारत को मिलेंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने ऐसा करने से तो परहेज किया, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तस्वीर बदल पाएगी? इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों पर इतनी बारीकी से जवाब देने के लिए। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।